घर में राहुल एंड टीम, बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन। पीएम मोदी की खतरनाक लड़ाई पर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान तुर्की के बाद चीन को निपटाने निकले पीएम मोदी ने कौन सा सनातनी हथियार निकाला? ऑपरेशन सिंदूर में पर्दे के पीछे से चीन क्या खेल कर रहा था? आज पूरा सच बताऊंगा। पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा 30 सेकंड थे और सामने भारत का ब्रह्मोस था, और फिर जो हुआ आज वो आपको पाकिस्तान खुद बताएगा। नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आसान लड़ाई नहीं है बॉस, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, तीसरी तरफ पाकिस्तान चीन के साथ तिकड़ी बनाने वाला तुर्की है। तीन देशों से एक साथ नरेंद्र मोदी भिड़ रहे हैं। आज ही भारतीय सेना ने खुलासा किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, भारत बॉर्डर पर एक साथ 3 दुश्मनों से लड़ा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को ठोका, नहीं बॉस, भारत ने चीन और तुर्की को भी ठोका। चीन न सिर्फ पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, बल्कि लाइव अपडेट दे रहा था कि भारत कैसे कैसे पाकिस्तान को ठोकने वाला है। अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल करके लाइव जानकारी चीन दे रहा था। यानी अगली बार हमें इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि युद्ध सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होगा। युद्ध पाकिस्तान, चीन, तुर्की तीनों से एक साथ होता है, और हमें कूटनीतिक लड़ाई के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि भारत ने देख लिया कि बड़े बड़े देशों ने क्या खेल किया। ये बड़े बड़े देश 11 साल से इसी तनाव में है कि भारत का दुनिया में इतना क्रेज कैसे बढ़ गया, भारत की इकोनॉमी गिर क्यों नहीं रही। ये कभी नहीं चाहते कि भारत का प्रभाव दुनिया में इस तरह बढ़ता चला जाए। इसलिए आप देखिए कि नरेंद्र मोदी इस बार इतने लंबे विदेश दौरे पर निकले हैं, जितना लंबा विदेश दौरा उन्होंने 11 साल में कभी नहीं किया। जिस भी देश नरेंद्र मोदी जा रहे हैं उसकी अपनी अहमियत है। ये वो देश हैं जो भारत को बहुत मानते हैं, चाहे वो घाना हो या फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जहां पीएम मोदी आज मौजूद है। ये वो देश हैं जहां नरेंद्र मोदी को जबरदस्त सम्मान मिल रहा है, सनातन की ताकत दिख रही है। लेकिन आप देश की राजनीति का हाल देखिए कि एक तरफ पीएम मोदी को इस तरह से विदेशों में सम्मान मिल रहा है, एक साथ 3 मोर्चे पे उन्हें लड़ना पड़ता है पाकिस्तान, तुर्की और चीन से, और वहां एक तरफ नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत हो रहा है, भारत का बढ़ता प्रभाव दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश में कांग्रेस इसी बात से परेशान है कि पीएम विदेश क्यों गए। कांग्रेस मजाक उड़ाने में जुटी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लिस्ट बनाई है कि कौन कौन से देश में गए हैं, कौन कौन से देश में नहीं गए हैं, और लिस्ट को लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी निकल पड़े। जिस देश में कोई 50 साल से नहीं गया वहां जा रहे हैं। अरे तो क्यों नहीं गए आप? आपको बोला था किसी ने नहीं जाने के लिए? आप 50 साल नहीं जाइएगा, दूसरा आदमी छोड़े रहेगा कि हाँ वहां से रिश्ता ही खत्म कर लो। लेकिन बॉस, ये मजाक की बात नहीं है, सही में समझिए इसको। डिप्लोमेसी ऐसे नहीं होती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान तो उन देशों तक पहुंच रहा है जहां से उसे लाते पड़ती। नरेंद्र मोदी ने इसी के काउंटर में विदेशों में डेलीगेशन भेजे। अब खुद कूटनीतिक मोर्चे पर पीएम मोदी उतरे हुए। पहले साइप्रस गए जहां पाकिस्तान के दोस्त टर्की को निपटाया, फिर G7 गए जहां बड़े बड़े देशों को खूब सुना कर आए, ट्रंप के मुंह पर ट्रंप को सुनाया, फिर चीन में अपनी टीम भेजकर चीन के सामने पाकिस्तान को लपेट दिया, और अब विदेश दौरे पर पीएम जहां जहां जा रहे हैं उनका अपना कूटनीतिक महत्व है चीन की घेराबंदी को लेकर। इसके अलावा जिन देशों में पीएम मोदी गए हैं वो कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई तो भारत का प्रधानमंत्री आए। ये सब देश भारत का इतना सम्मान करते हैं कि एक बार कोई पहुंच जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। घाना के बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो की यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी के स्वागत की एक झलक देखिए। फिर आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर क्या नए खुलासे हुए हैं, चीन कैसे पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर में, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support. और पूरा चैप्टर विस्तार से दिखाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि अभी अभी एक खबर आई है कि पीएम मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान मिला है। पीएम मोदी पहले ऐसे विदेशी नेता हैं जिन्हें त्रिनिदाद टोबैगो की सरकार ने यह सम्मान दिया है। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। यह पीएम मोदी को मिलने वाला 25वां ग्लोबल अवार्ड है। घाना के बाद पीएम मोदी कैरेबियाई देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे। यहां पीएम मोदी का ऐसा जबरदस्त स्वागत हुआ जिसकी तस्वीरें कई लोगों के दिल को जला दी। पीएम मोदी जैसे ही त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन के एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां उनके स्वागत के लिए पूरी सरकार ही उठ के आ गई। पूरी सरकार। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के अलावा
उनकी सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम सांसद पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंच गए। भाई आप सोचिए, किसी देश की पूरी सरकार आ गई कि हमारे सरकार आए। दावा तो यह भी है कि कमला सरकार के 38 मंत्री और 4 सांसद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तस्वीरें देखिए एक बार जरा। त्रिनिदाद एंड टोबैगो वो देश है जहां प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सब भारतीय मूल के हैं। यहां 45% आबादी भारतीय मूल की है। सोचिए, यहां कोई जा ही नहीं रहा था इतने साल से। सोचिए, वहां की प्रधानमंत्री भी साड़ी पहनकर एयरपोर्ट पर आई थी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में जो भीड़ जुटी थी, उसमें सनातन संस्कृति की झलक दिखी। पीएम मोदी के स्वागत में भगवान शिव, भगवान राम और रामायण के अन्य पात्रों का भेष धारण करके भक्त वहां मौजूद थे। देखिए आप तस्वीरें। ऐसा देश जहां की पूरी सरकार आपके स्वागत के लिए खड़ी हो जाए, जहां आपको सनातन की ताकत दिख रही हो, उस देश में कोई भारत का प्रधानमंत्री सालों साल नहीं गया। और अब मोदी जा रहे हैं तो राहुल गांधी एंड टीम करेगा, वहां जाते हैं जहां कोई नहीं जाता। पीएम मोदी ने सभी से बहुत स्नेह से मुलाकात भी की। जरा आप तस्वीरें देखिए। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के लोगों का सनातन से गहरा कनेक्शन है। यहां हिंदू समुदाय धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए हुए। पीएम मोदी के दौरे पर भी यह सनातन कनेक्शन दिखा। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को राम मंदिर की रेप्लिका, सरयू और महाकुंभ का पवित्र जल भेंट किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह भेंट भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक भी है। सिर्फ 15 लाख आबादी वाले इस देश में 26 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कदम रखा। 26 साल के बाद। इसलिए भी यहां के लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां पीएम मोदी का स्वागत भोजपुरी गानों से भी किया गया। पीएम मोदी ने भी इस भोजपुरी प्रस्तुति का भरपूर आनंद लिया। देखिए कैसे वहां भोजपुरी में गाना चल रहा है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का बिहार से भी गहरा कनेक्शन है। यहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर का परिवार बिहार से ही यहां पहुंचा था। वो आज भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं। पीएम मोदी ने जब यहां भारतीय समुदाय को संबोधित किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी बताया। सुनिए एक बार पीएम। प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई है। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। यहां उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। त्रिनिदाद टोबैगो में पीएम मोदी का देसी अंदाज में खूब सादर सत्कार हुआ। उनके सम्मान में जो डिनर दिया गया उसमें भी पीएम मोदी को हरे सोहारी के पत्तों पर खाना परोसा गया, जो इंडो कैरेबियन संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक। देख रहे हैं आप, वो पत्ते पर पीएम मोदी को खाना परोसा गया वहां पर। बाद में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरों को साझा करते हुए कहा कि त्रिनिदाद के भारतीय मूल के लोगों के लिए सोहारी के पत्ते का महान सांस्कृतिक महत्व है, जो उनकी समृद्ध विरासत को दिखाता है। प्रधानमंत्री के तौर पर तो यह नरेंद्र मोदी की पहली त्रिनिदाद टोबैगो की यात्रा है, लेकिन इस धरती से नरेंद्र मोदी का पुराना कनेक्शन है। 25 साल पहले साल 2000 में नरेंद्र मोदी बीजेपी नेता के तौर पर वहां गए थे। अगस्त 2000 में नरेंद्र मोदी ने वहां विश्व हिंदू सम्मेलन में हिस्सा लिया।
उस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व पर जोरदार भाषण दिया था। दावा है कि नरेंद्र मोदी का भाषण सुनकर उस वक्त सम्मेलन में मौजूद विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे अशोक सिंघल ने नरेंद्र मोदी को संघ का शेर कहा था। यह उस दौर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। उस दौरे में नरेंद्र मोदी एमएल मित्तल नाम के उद्योगपति के यहां ठहरे थे। एमएल मित्तल ने उस दौरे को याद करते हुए नरेंद्र मोदी के लिए जो बताया उसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। त्रिनिदाद टोबैगो में हम साथ में थे, हमारे ही मकान में वो ठहरे हुए थे। बोले भी नरेंद्र जी आपके लिए होटल में बुक करा दूं, क्यों? वो उनसे चारों बड़े लीडर थे। बोले क्यों? हमारे यहाँ तो या मेरे रूम में सो जाओ। तो देखिए घूम फिर करके जो प्रेस करने का एक छोटा सा रूम कमरा था, न टॉयलेट न बाथरूम न एयर कंडीशन। बोलो मेरे लिए तो सूटेबल यही है। क्यों? मुझे बोलो ऐसे में भी नहीं सोता मैं। बोले नहीं बोलो हमारे ही स्टाफ आते थे सुबह 7 बजे चाय कॉफी पर, और वो 5 बजे उठ के सबके लिए चाय बना करके और टेबल लगा करके ब्रेकफास्ट की 6:30 बजे रख देते थे। जब मुझे मालूम हुआ, वो देखा, मैं कही आप गलत कर रहे हैं। बोले मेरा तो काम है जी, वो आपका काम नहीं हो सकता। अब मेरे घर में तो नहीं होना चाहिए। बोले वो नहीं, इस काम में मत रोकिए, मैं फिर आपके पास रहूंगा नहीं। मेरा मॉर्निंग, दिस इज माई मॉर्निंग स्टार्ट। यानी नरेंद्र मोदी का स्वभाव शुरू से ऐसे ही रहा। बड़े बिजनेसमैन के यहां दोस्ती यारी में रुक भी गए तो वहां सबसे छोटे कमरे में जाकर रुके, और सुबह खुद उठकर सबके लिए चाय वाय बनाकर सबको पिला रहे कि भाई रहूंगा तो इसी तरीके से रहूंगा, एहसान नहीं चाहिए कोई। इधर विदेश में पीएम मोदी का डंका बज रहा है, उधर पीएम मोदी को मिले सम्मान से कांग्रेस इतना परेशान है कि वो अब अजीब अजीब बातें करने लगी। आप कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुनिए, फिर बताऊंगा पीएम मोदी पर सवाल उठाकर अक्सर ये कैसे खुद ही फंस जाते हैं। मुझे लगता है 2012 से 14 इन्होंने सिर्फ यही काम किया, लिस्ट बनाई कि कौन कौन से प्रधानमंत्री किस किस देश गए और किस किस देश नहीं गए, फिर उस लिस्ट पे अमल करने निकले हैं। पिछले 11 साल से खबर आती है मास्टर स्ट्रोक, प्रधानमंत्री ऐसे देश गए जहां 50 साल से कोई नहीं गया। अरे साहब, और वहां जाकर फिर एक और खबर आती है, बड़ा ऑनर मिल गया साहब उनको। देश को ऑनर मिलता है, और इस देश को ऑनर इसलिए मिलता है क्योंकि पिछले 70-75 साल में इस देश ने अपने संबंध सबसे इतने अच्छे किए कि आज मोदी जी जो सोचते हैं कि उनको ऑनर मिल रहा है, ये उनको नहीं मिलता है, ये अवार्ड देश को मिल रहा होता है। इसलिए इन्हें ये समझ लेना चाहिए, मोदी इज नॉट द कंट्री। ये कह रहे हैं कि पिछले 75 साल में इतने अच्छे संबंध इस देश ने बनाए कि आज जाके नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। आप सोचिए, इन लोगों का लॉजिक सुन के ना, लॉजिक भी धरती खोद के नीचे घुस जाता है। खुद 50-50 साल कहीं गए नहीं, 25 साल कहीं गए नहीं, तो कौन सा संबंध बना रहे थे? व्हाट्सएप भेज के सुबह सुबह गुड मॉर्निंग वाला, तब तो व्हाट्सएप भी नहीं होता था। खुद कहीं गए नहीं, 75 साल में क्या संबंध बनाए वो तो समझ उसी से आ रहा है कि 50-50 साल कहीं नहीं गए। और इनके ऐसे संबंध बने कि इंदिरा गांधी को, नेहरू को, राजीव गांधी को सम्मान नहीं दिया गया। लोगों ने कहा कि नहीं, आप तो अच्छे संबंध बना रहे हैं, मोदी आएंगे तब सम्मान देंगे, आपको नहीं देंगे, आप तो अच्छे संबंध बना रहे हैं। क्या ही है। आप देखिए, पीएम मोदी पर इस तरह के हमले करते हुए कांग्रेस खुद फंस जाती है। जैसे पवन खेड़ा कह रहे कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही 2012 से 2014 में उन देशों की लिस्ट बना ली थी जहां कोई पीएम नहीं गया। यानी नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले ही अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट थे, और उन्हें पता था कि जिस तरह से यूपीए सरकार चला रही है, कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आने वाली, और उन्हें इतना समय मिलेगा कि वो सारे देशों का दौरा कर पाएंगे। दूसरी बात, पवन खेड़ा जिस बात पर आपत्ति जता रहे हैं उसमें तो नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी चाहिए कि वो उन देशों में जा रहे हैं जहां कोई प्रधानमंत्री लंबे समय से गया ही नहीं। ऐसा करते तो पीएम मोदी दूसरे देशों से संबंधों को बेहतर ही कर रहे हैं ना बॉस। तीसरी बात, कांग्रेस इशारों में यह कह रही है कि उन्होंने 70 साल में जो विदेश नीति चलाई, उसी वजह से पीएम मोदी को आज दूसरे देशों से अवार्ड मिल रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पीएम मोदी को तो 24 सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, उसमें बड़े और छोटे देश सब शामिल हैं, जबकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री को 2 से ज्यादा सर्वोच्च सम्मान मिला ही नहीं। तो ऐसा कौन सा संबंध बना रहे थे कि कोई अवार्ड नहीं देता था, सब मोदी जी के बचाव के लिए रखे हुए थे? कांग्रेस अपनी ही बातों में फंस जाती है क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं होता। बस मोदी का विरोध करना है तो कर दिया। कांग्रेस को कोई मतलब नहीं होता कि उनकी छीछा इधर हो जाएगी, बस मोदी को टारगेट कर दो, कुछ भी अंट शंट बोल देना, नरेंद्र सरेंडर जैसा नैरेटिव बना दो। कांग्रेस नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर जो बात कह रही है वो बहुत ही हल्की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई भी दौरा हो, प्रधानमंत्री कहीं भी जाएं, वो सब रणनीति के तहत होता है। जैसे आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में डेलीगेशन भेजे, इससे पाकिस्तान को एक्सपोज किया। इसके बाद पाकिस्तान के दोस्तों का हिसाब किया, मोदी ने साइप्रस जाकर पाक के दोस्त तुर्की को निपटाया। उसके बाद अब प्रधानमंत्री का जो दौरा चल रहा है उससे चीन को निपटाया जा रहा है, चीन की घेराबंदी की जा रही है।
यह दौरा इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारा असली दुश्मन चीन ही है। ऑपरेशन सिंदूर में भी चीन का ही खेल था। पाकिस्तान को आगे करके चीन अपना खेल कर रहा था। आज ये बात भारतीय सेना ने खुल्लम खुल्ला बता दी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने जो खुलासा किया आपको सुनना चाहिए। पहला खुलासा, युद्ध में पाकिस्तान अकेला नहीं था, चीन और तुर्की उसको लगातार सपोर्ट दे रहे थे। दूसरा खुलासा, पाकिस्तान फ्रंट फेस था, पर्दे के पीछे से चीन उसकी मदद कर रहा था। तीसरा खुलासा, हर कदम पर चीन पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। चौथा खुलासा, चीन भारत से सीधा भिड़ने से बच रहा था, उसने पाकिस्तान को मोहरा बनाया। पांचवा खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए चीन अपने हथियारों की लाइव टेस्टिंग कर रहा था। आप डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह को सुनिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और क्या क्या कहा है, पहले एक बार सुनिए, फिर उसको विस्तार से बताता हूं। Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. And talks about killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to it. So again, Turkey also played a very important role in providing the type of support. When the DGMO level talks were going on, भाई अभी तक ये बात तो सबको पता थी कि इस युद्ध में पाकिस्तान चीन के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब इससे भी आगे का खुलासा हुआ है। चीन और तुर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सपोर्ट एक कदम आगे था, या यूं कहें कि पाकिस्तान के साथ कुछ हद तक तुर्की और काफी हद तक चीन भी भारत से लड़ रहा था। यानी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान को नहीं ठोका, बल्कि छिपते छिपाते पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले चीन और तुर्की को भी इस युद्ध में धूल चटा दी। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बताया कि पाकिस्तान को चीन से लाइव इनपुट मिल रहे थे। सुनिए एक बार। when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast. भाई चाइना के सैकड़ों जो हैं वो सैटेलाइट हैं, और वहां से वो जो है ना वो एक एक चीज देख के पाकिस्तान को बता रहा था, और पाकिस्तान कह रहा था कि देखिए हमको पता है आप हमको इससे मारने वाले हैं, हमको मारने वाले हैं, ऐसा मत कीजिए, हम ऑलरेडी मरे हुए हैं। चीन लाइव अपडेट दे रहा था। सोचिए आप, तुर्की सपोर्ट जो कर रहा था कर ही था, उसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान को ऐसा ठोका कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। 3 देशों के हथियार और सपोर्ट भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भारत के हथियारों के सामने चीन ने अपनी मिसाइल को कबाड़ होते देखा। यही वजह है कि जो पाकिस्तान भारत से 48 घंटे लड़ने का प्लान बना रहा था, वो 3 से 4 घंटे में सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। आज सेना ने फिर से यह बताया कि पाकिस्तान के गुहार लगाने पर ही युद्ध रुका। तो जो लोग ट्रंप का फोन आने पर सरेंडर वाली थ्योरी बेच रहे थे, वो आज फिर एक्सपोज हो गए। इतना ही नहीं, जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि भारत ने सीज फायर क्यों किया, उस पर भी सेना ने बड़े अधिकारी ने कहा कि सीज फायर का समझौता करना एक मास्टर स्ट्रोक था। भारत ने एकदम सही समय पर सीज फायर का समझौता किया, और उसकी वजह यह है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तय किए गए मकसद को पूरा कर चुका था। यही नहीं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की तारीफ की। Defining thing was that leadership, the strategic messaging by leadership was unambiguous. You cross our red lines and there would be action, there would be punitive action if required. There is no scope of absorbing the pain the way we did a few years ago. So that is one important message that stands out loud and clear. डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो खुलासा किया, उसके बाद तो ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर को लेकर
कोई कंफ्यूजन रहना भी नहीं चाहिए। खुद सेना ने बता दिया कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन नरेंद्र सरेंडर वाली कांग्रेस ने सेना की इस बात को इग्नोर कर दिया और यह बात पकड़ ली कि चीन और पाकिस्तान की भयंकर जुगलबंदी है। कांग्रेस ने संसद में चीन पाकिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। सुनिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश को। ये साबित हो गया है कि हम पाकिस्तान वायुसेना से जंग नहीं था, ये चीन के साथ था। और चीन और पाकिस्तान, चीन ने तो पूरा कब्जा कर लिया है पाकिस्तानी वायुसेना पर। तो इसीलिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बार बार ये मांग कर रही है कि इस पर पार्लियामेंट पर चर्चा होनी चाहिए। 5 साल से हम मांग कर रहे हैं। भाई इसमें तो तारीफ होनी चाहिए। आप कह रहे हैं चीन ने पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है और पाकिस्तान को आप ठोक रहे हैं, इसका मतलब चीन को मार रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन नहीं निकलता। तो अगर चीन नहीं निकलता तो चीन को मारे कैसे? सबको पता, भाई भारत को पता था ना कि चीन सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद बावजूद भारत मार रहा था ना। उसको पता था ना भारत को कि मार रहा हूं पाकिस्तान को, लेकिन लगेगा चीन को, तो मार रहा था ना। तो फिर क्या ये बात कहना कि भाई नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन नहीं निकलता? अरे मुंह से क्या चीन निकालना, जब चीन के मुंह से जो है बाप बाप होते हुए सुन रहे हैं आप। कांग्रेस हर बात का क्रेडिट राहुल गांधी को देने के लाइन में लग जाती है। इसलिए अब सेना के खुलासे पर यह माहौल बना रही कि राहुल गांधी ने तो पहले ही चीन पाकिस्तान पर आगाह किया, जैसे दुनिया को पता नहीं कि चीन और पाकिस्तान का क्या खेल चल रहा है, वहां क्या बॉर्डर रोड इनिशिएटिव चल रहा है, किसी को नहीं पता है क्या? कांग्रेस यह दिखा रही है कि राहुल गांधी को विदेश नीति की बहुत समझ है, लेकिन यही राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर करके फंस जाती है। आप देखिए, एक तरफ राहुल गांधी माहौल बना रहे थे कि ट्रंप के फोन के बाद भारत ने सरेंडर किया, उधर पाकिस्तान ने फिर कबूल लिया कि भारत ने उसे ऐसा ठोका कि उसके पास सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं था, रास्ता नहीं था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कबूल किया है टीवी पर कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमला किया तो उनकी सेनाओं को मात्र 30 से 45 सेकंड सोचने का समय मिला कि भाई कहीं ये न्यूक्लियर वेपन लेके तो भारत ने नहीं ठोक दिया है। और इतने में ब्रह्मोस ने अपना काम कर दिया। ये भाई खुद बता रहे हैं कि 30 सेकंड में इनको तय करना था कि भारत ने ब्रह्मोस तो मार दिया। इनको पता था कि ये अभी फटेगा, लेकिन इनको यह तय करना था कि भाई ये फटेगा तो न्यूक्लियर बम के साथ तो नहीं फटने वाला है। और ये कह रहे हैं कि भाई अगर 30 सेकंड में अच्छा हुआ भारत ने न्यूक्लियर बम नहीं मारा, नहीं तो हम भी मारते तो क्या होता। अरे भाई जब फटता तुमको पता नहीं चल जाता कि न्यूक्लियर बम फटा है कि नहीं फटा है? 30 सेकंड में ही पता करना था। और अगर उसमें न्यूक्लियर बम नहीं दिखा इसलिए कह कि आओ फट जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, फट जाओ, हम तो न्यूक्लियर बम होता तब मारते, ऐसे नहीं मारते। यही खेला करते क्या? गजबे लोग हैं लोग। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 2 महीने बाद भी पाकिस्तान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के डर से बाहर नहीं आ रहा है, जबकि उसे चीन और तुर्की सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान की धुलाई के आड़ में चीन तो अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था, वो तो मूर्ख बना रहा था इसको। इसके सैनिक मरे, इसके लोग मरे, इसका धुआं धक्कड़ हो गया। और चाइना ने अपने हथियार टेस्ट कर लिया। टेस्ट क्या किया? वो देखा कि फेल हो गया सब, भारत तो फोड़ दिया। चीन का मकसद तो फिर भी पूरा हो गया, धुलाई पाकिस्तान की हो गई। इसलिए अब देखिए कि पाकिस्तान भी अलर्ट हो गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर के बाद अब पाकिस्तान का एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर अमेरिका पहुंचा हुआ है। 10 साल बाद कोई पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ अमेरिका गया है। पाकिस्तान इस यात्रा के जरिए अमेरिका से रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो 80% हथियार चीन के हैं। अगर वो अमेरिका से हथियार लेगा तो चीन के कोटे वाले हथियारों पर कैंची चलानी होगी। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन के हथियारों पर पाकिस्तान का भरोसा उठ ही गया होगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ दिया था, PL-15 चाइनीज मिसाइल को फोड़ दिया, चीन के एयरक्राफ्ट J-10 को कबाड़ बना दिया। यानी चीन जिन अहम चीजों पर युद्ध लड़ गया उसे भी भारत ने फुस कर दिया। चीन के हथियारों का जनाजा निकल गया। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के जनरल अमेरिका का चक्कर लगा रहे हैं कि कोई तो हथियार अमेरिका वाला मिल जाए, चीन तो पिटवा देगा, मरेंगे हम। लेकिन ये तो चल रहा है साहब। लेकिन आप नरेंद्र मोदी की स्थिति देखिए कि कितने मोर्चे पे वो लड़ रहे हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स तो राहुल गांधी और जो करते हैं सो है ही है। उधर पाकिस्तान लड़ता है, लेकिन पीछे से चीन, तुर्की सब भिड़े हुए। और चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, तो ट्रंप वगैरह जो है वो इधर उधर से जो है उनकी वो आग लगी रहती कि कैसे भारत को रोके, क्या करें। मतलब हर तमाम मोर्चे खुले हैं। और ये होता है, आप भी दफ्तर में काम करते होंगे, जब ज्यादा अच्छा काम कीजिएगा 10 लोग जो है वो टांग खींचने वाले आते हैं। सेम हाल इस वक्त तेजी से उभरते बढ़ते भारत का हो रखा है। खैर, भारत को तो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला हुआ है, लेकिन बीजेपी का नेतृत्व चेंज होने वाला है। और पाठशाला में अगला चैप्टर उसी पर है। बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है, वो नाम जिस पर मुहर लगनी तय हो गई है क्या?
2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जाना फाइनल हो गया? बीजेपी को पहली बार महिला अध्यक्ष मिलने जा रही है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट है, अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। इस वक्त बीजेपी के अंदर जबरदस्त हलचल मची हुई है। 2 दिन में इतने दनादन फैसले हुए हैं कि लोग हैरान रहे कि चल क्या रहा है। उधर आरएसएस की भी एक मीटिंग आज से दिल्ली में शुरू हो गई। एक तरफ आरएसएस की मीटिंग, दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर धड़ाधड़ नए फैसले, जबरदस्त सस्पेंस का माहौल बना है। और यह सस्पेंस है बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम को लेकर, क्योंकि जेपी नड्डा के बाद बीजेपी अब नया अध्यक्ष चुनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विदेश में है और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के विदेश से लौटते ही बीजेपी के नए अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। यानी जुलाई का महीना तो नहीं जाने वाला है। ये लोग कह रहे हैं कि जुलाई में तो बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन है पता लग ही जाएगा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 दिन भी नहीं लगेगा और नाम आ जाएगा कि नड्डा को कौन रिप्लेस करेगा। नए अध्यक्ष के लिए कौन सा नाम चल रहा है लिस्ट में? क्या कोई महिला पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष बन सकती है, या कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? ये सब आज आपको बताऊं। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही दिनों में बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जाना फाइनल हो गया है लगभग, ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले बीजेपी के अंदर मची हलचल की एक झलक देखिए। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। भाई सबसे पहले ये देखिए कि ऐसा क्यों माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इसका पहला इशारा आज से दिल्ली में शुरू हुई आरएसएस की बैठक से मिल रहा है। यह तस्वीर है उसी बैठक की है। बीजेपी के अध्यक्ष चुनाव में इस बैठक की अहम भूमिका रहेगी माना जा रहा है। दिल्ली के केशव कुंज में आरएसएस के दफ्तर में संघ के सभी प्रांत प्रचारकों की बैठक शुरू हुई। 6 जुलाई तक चलने वाली इस बैठक में संघ और उसके सहयोगी संगठनों से जुड़े 200 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। बीजेपी की तरफ से संगठन महासचिव बीएल संतोष के भी बैठक में शामिल होने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव की रूपरेखा बनेगी और चुनाव की तारीख भी तय हो सकती है। तो यह तो पहला इशारा है। दूसरा इशारा यह कि आरएसएस की बैठक खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही यानी 8 या 9 जुलाई को पीएम मोदी अपने सबसे लंबे विदेश दौरे से वापस लौट रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के विदेश से लौटने के तुरंत बाद यानी 10 जुलाई से 19 जुलाई के बीच ही बीजेपी का नया अध्यक्ष फाइनल कर लिया जाएगा। यानी 21 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलना करीब करीब तय माना जा रहा है। पीएम मोदी के लौटने से पहले ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए गियर शिफ्ट कर चुकी है। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के 9 राज्यों में अध्यक्ष चुन लिए गए और उसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक जरूरी कोरम को पूरा कर लिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया के बारे में आपको बताता हूं। यह एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें बीजेपी हाईकमान के साथ राष्ट्रीय और प्रदेश के संगठन के नेताओं से बात की जाती है। इस पद के लिए संघ की सलाह पर भी विचार किया जाता है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इस लिहाज से देश के 19 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता था और अब तो 37 में से 22 राज्यों में बीजेपी के संगठन चुनाव पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के लिए नियम भी बनाए गए हैं। इसके मुताबिक राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय करते हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बनाए गए नियमों के मुताबिक होगा। अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी है कि चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने वाला व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो। इसके अलावा प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य अध्यक्ष के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इस प्रस्ताव पर कम से कम 5 प्रदेशों के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की सहमति होनी जरूरी होती है। इन्हीं सब औपचारिकताओं को पूरा करने की वजह से बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही थी, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को निशाने पर बार बार लेने की कोशिश भी की। अप्रैल की शुरुआत में संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी के लिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। हालांकि अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया कि फिर अखिलेश यादव चुप ही हो गए। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर जो सवाल उठ रहे थे और अमित शाह ने क्या जवाब दिया था, एक बार आपको दिखाता हूं, उसके बाद बताता हूं कि भाई वो नाम कौन से हैं जिनकी चर्चा चल रही है कि अगला बीजेपी अध्यक्ष तो यही होगा।
जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। हालांकि अब बीजेपी ने नया अध्यक्ष चुनने के लिए सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। खबर है कि उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। तो सवाल उठता है कि कौन सा चेहरा है जिसे बीजेपी से बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। बीजेपी में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चल रही हलचल के बीच जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है उनके बारे में आपको बताता हूं। पहला नाम जिन्हें फ्रंट रनर भी कहा जा रहा है वो है भूपेंद्र यादव का। ये दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। इनके पास फिलहाल पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं। भूपेंद्र यादव को बीजेपी में स्ट्रैटेजी वॉर रूम का एक्सपर्ट माना जाता है। आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। यादव हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में यादव समुदाय का 70 से 90 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव भी, और इसके पहले भी उन्हें बिहार चुनाव की जिम्मेदारी, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने शानदार परफॉर्म करके दिखाया। दूसरा नाम धर्मेंद्र प्रधान का चल रहा है। मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं और 2014 से लगातार मंत्री पद संभाल रहे हैं। ये ओडिशा के ओबीसी समुदाय से आते हैं। अगर पिछड़ा वर्ग से अध्यक्ष बनाने का बीजेपी विचार कर रही है तो इस समीकरण में धर्मेंद्र प्रधान भी फिट बैठते हैं। तीसरा नाम शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है। कृषि मंत्री की जिम्मेदारी फिलहाल संभाल रहे हैं। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी संगठन में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पार्टी का बड़ा ओबीसी चेहरा माने जाते हैं। चौथा नाम मनोहर लाल खट्टर का है। मोदी सरकार में बिजली मंत्री हैं। पीएम मोदी के करीबी हैं। आरएसएस में अच्छी पकड़ है। सख्त और ईमानदार छवि के नेता माने जाते हैं। ये 4 नाम जो हैं वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ये अटकलें भी चल रही हैं इस बार कि किसी महिला को पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद दिल्ली में महिला चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया और संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात तो बीजेपी कह ही रही है और संसद से इसके लिए बिल भी पास हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि महिला वोटर्स पर पैठ मजबूत करने के लिए पार्टी प्रेसिडेंट किसी महिला को भी बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए पीएम मोदी के मिशन साउथ को मजबूती देने के लिए जो 3 नाम आगे आते हैं उनकी चर्चा जोरों पर है। यह नाम है, पहला नाम निर्मला सीतारमण, जो मौजूदा सरकार में वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण पार्टी में काफी मजबूत पकड़ बना चुकी हैं। उन्हें केंद्र सरकार में काम करने का लंबा अनुभव भी रहा है। सूत्रों के मुताबिक उनकी हाल ही में बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष के साथ मीटिंग भी हुई थी। उनका दक्षिण भारत का होना बीजेपी को दक्षिण भारत में मजबूत बनाने के रास्ते खोलेगा। दूसरा नाम डी पुरंदेश्वरी का है। दक्षिण भारत में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी फाउंडर एनटी रामाराव की बेटी हैं। आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग देशों में भेजे गए प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा भी थी। तीसरा नाम वानती श्रीनिवासन का है। वानती श्रीनिवासन तमिलनाडु के कोयंबटूर दक्षिण सीट से विधायक और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी है। वो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रही हैं। वानती 1993 से बीजेपी के साथ हैं और संगठन में कई अहम पदों पर बनी रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर देश की राजनीति में चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। जनवरी 2023 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया था। फिर लोकसभा चुनावों की वजह से उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया। इसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव थे तो जेपी नड्डा का कार्यकाल फिर आगे बढ़ा दिया गया। फिर पार्टी संगठन के चुनावों में देरी की वजह से उनका अध्यक्ष का चुनाव टलता रहा, लेकिन अब नए अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता पूरी तरह क्लियर हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी बिहार चुनाव में एक नए अध्यक्ष के साथ ही जाना चाहेगी ताकि एक रिदम बने, क्योंकि पहले बिहार का चुनाव है, फिर जो है वो बंगाल का चुनाव है और अलग अलग चुनाव और होने। तो बहुत जल्द मान के चलिए कि नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। अब वो नए अध्यक्ष का सेलिब्रेशन केक कौन काटेगा ये तो वक्त बताएगा।
लेकिन आज बागेश्वर बाबा बर्थडे केक काट रहे हैं भैया, उनका बर्थडे है आज। आज बागेश्वर बाबा के जन्मदिन पर ऐसे अजीबोगरीब गिफ्ट मिले हैं कि बाबा भी चकरा गए। हिंदुत्व का डंका बजाने वाले बागेश्वर बाबा के बर्थडे पर उनकी जिंदगी का वो चैप्टर खोल रहा हूं जो रुला देगा। बागेश्वर बाबा सनातन और हिंदुत्व के सबसे मुखर समर्थकों में से एक है। बागेश्वर बाबा बिना किसी लाग लपेट के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जातिवाद को खत्म करने का संकल्प लेते हैं। बागेश्वर बाबा की यही बातें जातिवाद की राजनीति करने वालों को पसंद नहीं आती, इसलिए बागेश्वर बाबा के खिलाफ बयानबाजी भी खूब होती है। लेकिन बागेश्वर बाबा इन सबसे बेपरवाह हैं। वो नेताओं की बयानबाजी का जवाब नहीं देते, बल्कि दोगुने उत्साह के साथ अपने संकल्प को पूरा करने में जुट जाते हैं। आज बागेश्वर बाबा का जन्मदिन है और जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए बागेश्वर धाम में हजारों भक्त पहुंचे हुए हैं। बागेश्वर बाबा के जन्मदिन पर आज उनकी जिंदगी का वो चैप्टर दिखाने जा रहा हूं जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। बागेश्वर बाबा किस तरह कठिनाइयों को झेलते हुए यहां तक पहुंचे, वो हैरान करने वाला है। बागेश्वर बाबा का जन्मदिन किस तरह से मनाया गया, जन्मदिन पर वह कौन से अजीबोगरीब गिफ्ट मिले, ये सब बताऊंगा। लेकिन जरा उनकी एक झलक भी देखिए। ये हम जबरदस्ती नहीं लगाए हैं, ये भाई साहब हेलमेट गिफ्ट में लाए। भैया हमने 3-3 दिन तक पार्ले जी की एक बिस्कुट खा के गुजारा। हम भी तो छील सकते हैं तुमको। और गुरुदेव, आपकी उम्र हमें लग जाए। बागेश्वर बाबा का जन्मदिन उनके समर्थकों और बागेश्वर धाम के भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं, और यह उत्सव मनाने के लिए बागेश्वर धाम के भक्तों का सैलाब उमड़ आया। आप ये भीड़ देखिए बॉस, बागेश्वर बाबा के जन्मदिन पर उनके दर्शन के लिए भयंकर भीड़ आई। सड़क दिख ही नहीं रही है भाई, आप देखिए कहीं आपको सड़क दिख जाए, खचाखच भीड़ भरी हुई है कि हैप्पी बर्थडे बोल देना है। जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग दिख रहे हैं। ये बागेश्वर बाबा के प्रति लोगों की दीवानगी का प्रमाण है। बागेश्वर बाबा ने भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया और सबसे जन्मदिन की बधाई स्वीकार की। बागेश्वर बाबा के जन्मदिन के मौके पर आज दिन भर बागेश्वर धाम में सुंदर कांड हुआ। 51 कथा व्यासों ने सुंदर कांड का पाठ किया और बागेश्वर बाबा के दीर्घायु होने की कामना की। इसी तरह बागेश्वर धाम में आज लगातार रामधुन का भी पाठ हो रहा था। पंडितों और भक्तों ने साथ मिलकर अखंड रामधुन का पाठ किया। भक्तों की ये भीड़, ये उत्सव, हिंदुत्व की और सनातन की बात, ये सब देखकर वो लोग क्यों नहीं परेशान होंगे जो जातिवादी राजनीति करते हैं। बागेश्वर बाबा के प्रति इसी दीवानगी और उनके सनातन संकल्प से परेशान नेताओं की तो आज नींद उड़ गई होगी। आपने बागेश्वर बाबा को कथा सुनाते हुए सुना होगा, बागेश्वर बाबा को भक्ति गीत सुनाते हुए सुना होगा, लेकिन कभी कविता सुनाते नहीं देखा होगा। बागेश्वर बाबा ने अपने जन्मदिन पर खुद की लिखी एक कविता सुनाई, जरा सुनिए उनकी कविता। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ देर तो मेरे नजदीक गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं सह सह कर साधु बना, इसलिए मैं हूं खड़ा, अकेला चला पर मैं चल पड़ा। गुरु का साथ था, हनुमान का हाथ था, मैं कभी डिगा नहीं, मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी रुका नहीं, मैं कभी हारा नहीं, मैंने किसी को मारा नहीं। तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, आप बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ देर तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। बागेश्वर बाबा को हर साल जन्मदिन पर कई तरह के उपहार भी मिलते हैं। इस बार भी बागेश्वर बाबा को कई उपहार मिले, लेकिन इससे पहले एक जन्मदिन पर बागेश्वर बाबा को कुछ ऐसा तोहफा मिला था कि देखकर बागेश्वर बाबा समेत सब लोग हैरान रह गए। एक भक्त ने बागेश्वर बाबा को एक हेलमेट गिफ्ट कर दिया था। जब बागेश्वर बाबा ने पूछा कि हेलमेट क्यों दे रहे हो भाई, तो सुनिए क्या बताया था भक्त ने। ये हम जबरदस्ती नहीं लगाए हैं ना, आप लोगों को दिखाने के लिए ना वीडियो बनवाने के लिए। ये भाई साहब हेलमेट गिफ्ट में लाए। लोग हमारे जन्मदिन पे पैसा लाए, रुपया लाए, कपड़ा लाए, ये भाई साहब हेलमेट लेकर आ गए। भाई कौन खुशी में हेलमेट लाए,
बताइए। गुरुजी फूल मारते हैं आदमी, ये पागल लोग तो लग जाती है आपको। खरा फूल मारते हैं आपको लग जाएगा, इसलिए हेलमेट गिफ्ट ले आए। इसी तरह से जन्मदिन के मौके पर एक भक्त ने बागेश्वर बाबा को ऐसा आशीर्वाद दिया कि लोगों की हंसी निकल गई। एक भक्त जिसे कम दिखाई देता था, उसे बागेश्वर बाबा ने मंच पर बुलाया और पूछा कि हमारे जन्मदिन पर क्या किया। तो इस पर भक्त का जवाब सुनने लायक था। पूरे कथा पंडाल में लोग पेट पकड़ के हंसने लगे थे। सुनिए एक बार। आज तुमने हमारा हैप्पी वारो बर्थडे है, तुमने क्या किया है? डांस किया है। हैं?